और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामले में ममता बनर्जी हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। मफाद आमा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। बीरभूम में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद तशद्दुद भड़क उठा था। तशद्दुद में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। बंगाल में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले पर कौमी अक़लियती कमीशन ने भी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। आज मीडिया से बात करते हुए कमीशन के चेयरमैन सैयद शहजादी ने कहा है कि कमीशन ने इस सिलसिले में बातचीत की है और जल्द ही बंगाल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया जाएगा और कमीशन तहकीकात के लिए अपनी टीम बंगाल भेजेगा। बंगाल से 8 लोगों को जिंदा जलाने की दुखदायी खबर सामने आई थी। अब इस मामले में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी कार्रवाई करने जा रहा है। हमारे साथ चेयरपर्सन मौजूद हैं शहजादी साहिबा। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग और क्या उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है? देखिए, हमारी ओर से तो हम चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं पूरा कमीशन विजिट करे। तो ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री ने इस पे कमेटी, इंक्वायर कमेटी सेटअप की है बुकर। तो हमने कहा थोड़ा उनके बाद हम करेंगे। और ऐसे अभी जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई कि उसमें जो माइनॉरिटी के लोग थे वही लोग उन्हीं लोगों की मौत हुई है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है और किस तरीके से इस मामले को आप डिस्कस कर रहे हैं? डेफिनेटली दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि घर को बाहर से ताला डाल के जलाना ये बहुत ही दर्दनाक। हम तो ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट देश में रह रहे तो फिर भी ऐसी संगठनाएं होती है तो बहुत दुख लगता है। और माइनॉरिटी कमीशन इस पे पूरी इंक्वायरी करेंगे, जांच रिपोर्ट मंगवाएंगे। क्या कमीशन के लोग पहले भी बंगाल जाते रहे हैं, कई तरह की हिंसा पहले भी होती रही है, तो वहां पर विजिट भी क्या है, तो कमीशन क्या इस सिलसिले में कोई टीम बना रहा है, क्या इस बारे में सोच रहा है, विजिट करने के बारे में सोच रहा है? हाँ, हम चाहते हैं कि कमीशन का पूरे और मैं विथ माई मेंबर्स एंड माई सेक्रेटरी ऑल्सो, हम चाहते हैं कि एक बार विजिट करें जाकर, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। आप चीफ सेक्रेटरी को जो लेटर लिखने जा रहे हैं उसमें क्या जवाब मांग रहे हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन हो वो बिल्कुल सही तरह हो, जो विक्टिम्स है उनको न्याय मिलना चाहिए, यही चाहते हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। असम हुकूमत ने एनआरसी की दोबारा तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। रियासत के वजीर ज़राअत अतुल बोरा ने ये जानकारी दी। बोरा के मुताबिक ये फैसला ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और दीगर मकामी तंजीमों के साथ मीटिंग के दौरान लिया गया है। उन्होंने कहा कि असम हुकूमत अगस्त 2019 में शाया हुई एनआरसी फहरिस्त को कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ आसू का कहना है कि एनआरसी की हतमी फहरिस्त में बहुत से गैर कानूनी बांग्लादेशी लोगों के नाम शामिल हैं, इसीलिए एनआरसी फहरिस्त की दोबारा तस्दीक किया जाना जरूरी है। कौमी अक़लियती कमीशन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि कई रियासतों में मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा को 4 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमीशन के चेयरमैन सैयद शहजादी ने कहा कि इस मामले के बारे में वजारत अक़लियती उमूर और वजारत तालीम दोनों को खत लिख रहे हैं। का प्रॉब्लम तो मैंने जो 5 स्टेट विजिट किया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट्स में जो मदरसा टीचर्स होता है उनकी सैलरी 4 ईयर्स से रुका हुआ है। और हमने इसके लिए मैं मोमा को लेटर लिखा है और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख रहे हैं कि इनकी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज करो बोलकर। नहीं, अभी तो भेजा है, वो देंगे ज़रूर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन सैयद शहजादी ने भगवद गीता को मजहबी किताब की बजाय फलसफे की किताब करार दिया। सैयद शहजादी ने कहा कि इनकी अपनी ज़ाती राय में भगवद गीता फलसफे की किताब है, मजहबी नहीं, बल्कि भगवद गीता को बैरूनी ममालिक में भी पढ़ाया जाता है, इसलिए इस किताब को फलसफे के तौर पर देखा जाए। उन्होंने कहा कि कमीशन दूसरे मज़ाहिब को समझने के लिए किताबें लिखवा रहा है। ऑफ व्यू एंड माय पर्सनल ओपिनियन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भगवद गीता इज ए नॉट रिलीजियस बुक, फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड। ये एक फिलॉसफी बुक है। इसको हम किस तरह देखना चाहते हैं, देख सकते, कौन पढ़ना चाहते नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको फिलॉसफी के तौर पे भी तो देखे जा सकता है ना। और विदेशों में भी तो इसका अध्ययन हो रहा है। हमारे कमीशन को बोलना चाहिए कि कुरान को भी इसमें लाना चाहिए। हाँ, करो, हमने मना नहीं किया।
हम किसी को नहीं मना करेंगे। हम तो चाहते हैं, हमारी कमीशन की ओर से हम तो किताबें भी लिखवाना चाह रहे हैं कि एक दूसरों के रिलीजन को रेस्पेक्टिव बढ़े, बच्चों का माइंडसेट बदलने के लिए हम तो हर रिलीजन से बुक लिखवा रहे हैं। हम इस्लाम के बारे में लिखा रहे हैं, हम हिंदुत्व के बारे में लिखा रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा रहे हैं, हम सिख बुद्धिस्ट हर रिलीजन के बारे में हम किताब लिखा रहे हैं। और हम एजुकेशन जो अभी एजुकेशन सिस्टम में हम डालने के लिए जो रिकमेंड हमने भेजा है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तो हमारी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एज ए माई पर्सनल ओपिनियन चाहिए, हमने कभी किसी को कहा नहीं कि भगवत गीता पढ़ाइए, और हम किसी से नहीं कहेंगे आप कुरान शरीफ मत पढ़ाइए। ये तो अपना अपना होता है। लेकिन मैं उसको एक फिलॉसफी तौर पे भी तो देख सकते हैं, वो हमारे इस देश से जुड़ा हुआ है, अस्तित्व से जुड़ा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात कही है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने धामी की हिमायत की है, ताहम उन्होंने जोर देकर कहा है कि यकसा सिविल कोड के मामले में बातचीत के जरिए इत्तफ़ाक़ राय कायम करने की ज़रूरत है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम देश मना रहा है। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिस संविधान को बनाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हज़रत मोहानी तक की भूमिका रही है, कांग्रेस पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और भी तमाम लोगों का रहा है, उसमें जो है आर्टिकल 44 में ये जिम्मेदारी दी गई है सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़िए, काम करिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो गए, जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया लोगों ने, पर राजनीतिक पार्टियों ने। गोवा में कॉमन सिविल कोड है, लेकिन कॉमन सिविल कोड का ये मतलब थोड़ी है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। कॉमन क्रिमिनल कोड है ना इस देश में, इस तरह से कॉमन सिविल कोड है, होने की बात है। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने इस दिशा में बात करी है, मुझे लगता है कि इस दिशा में सहमति बनाने की ज़रूरत है, चर्चा होनी चाहिए। और कॉमन सिविल कोड हमारी सभी की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। NIRF रैंकिंग में लगातार पहले मकाम पर रहने वाली यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द को वजारत आयुष की जानिब से 10 करोड़ की ग्रांट दी गई है। आयुष मंत्रालय की जानिब से हमदर्द के यूनानी डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जामिया हमदर्द को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया था। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशार आलम ने बताया कि इस ग्रांट से बड़ी बीमारियों के 25 दवाओं पर रिसर्च किया जाएगा। इसके साथ साइंटिफिक बेस का पता लगाया जाएगा ताकि बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके। यूनानी में हम बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं और जो क्लिनिकली यूज़ होती हैं, बट उनका कोई अब तक साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं होता है ना। सो दैट लेबोरेटरी जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, वो साइंटिफिक वैलिडेशन करेगी, उस पर सारी रिसर्च का काम करेगी और वैलिडेट करेगी कि वो जो दवाएं हैं वो जो पहले से इस्तेमाल हो रही थी वो सही हैं और कितनी सही हैं, है ना। और उसके बाद हम उसमें कुछ नई दवाएं भी डेवलप करेंगे, और जो ख़ास करके CKD के लिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए, और कुछ हम आयुष प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी इसमें हमने रखा है। कुछ इंटरनेशनल सेमिनार्स रखे हैं जो यूनानी के लिए इन फ्यूचर बहुत मुफ्त। जामिया हमदर्द तरक्की की राहों पर तेज़ी से गामजन है। हमने देखा था कि हमदर्द यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा हासिल हुआ था, और अब एक और संग मील उबूर किया है जामिया हमदर्द के यूनानी डिपार्टमेंट ने। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। हमारे साथ वाइस चांसलर अफशार आलम साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा कदम, एक बड़ी हुसूलियाबी, फिर से क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक स्कीम है जिसमें सेंटर फॉर एक्सेलेंस दिया जाता है। तो हम लोगों ने उस स्कीम में अप्लाई किया था, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। इससे मेरे आने से पहले भी लोगों ने अप्लाई किया था, जब हमें नहीं मिला, लेकिन इस बार हम लोगों ने अप्लाई किया और अच्छे प्रेजेंटेशन दिया, जिसकी वजह से
भारत सरकार ने हमें 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है और उस प्रोजेक्ट में हम करीबन 25 मेडिसिन में काम करेंगे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो उसमें हमारे फार्मेसी के और यूनानी के जो फैकल्टी हैं वो मिलकर ये रिसर्च करेंगे कि ये मेडिसिन जो ऑलरेडी किडनी में के ट्रीटमेंट में चल रहा है वो कितना मुफीद है और उसमें कितने आप आगे चेंज करके कोई नया मेडिसिन का डेवलपमेंट हम यूनानी में करेंगे और उसमें कई चीज़ों में हम पेटेंट में काम करेंंगे। सर अगर देखें तो लगातार NIRF की जो रैंकिंग है उसमें आपका यूनानी का जो शोबा है वो पहला रैंक हासिल कर रहा था और अब ये एक तरीके से ये बड़ी हुसूलियाबी हासिल हुई है। तो क्या ये तमाम चीज़ें होंगी? तो ये दवाइयाँ हैं, ऐसा आप लोग क्या करते हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? देखिए हमारे यहाँ जो आपको पता है कि फार्मेसी हमारा NIRF रैंकिंग में नंबर 1 है। तो जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समझिए कि जो फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है उनसे बेहतर है। और हमारे यहाँ यूनानी में आपको पता है कि जो हमारा यूनानी कॉलेज है वो दिल्ली सरकार उसको 1984 से फंड कर रही है, 75% फंड उस ज़माने में कर रही थी। अब मैं भी दिल्ली सरकार को फिर से लिखा हूँ कि आप मेरा फ़ंड को बढ़ाइए और उसमें भी हमारा चल रहा है। बहुत जल्दी एक नतीजा निकलेगा। आपको एक खुशखबरी मैं दूंगा कि दिल्ली सरकार ने हमारे फ़ंड को इजाफ़ा कर दिया है। उसके अलावा हमने यूनानी में 100% कंप्लायंस किया है। हमारे यहाँ सारे फैकल्टी जो हैं, जो और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको 100% फैकल्टी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे यूनानी स्कूल में आपको 100% कंप्लायंस फैकल्टी मिलेगा। तो जब मैं वाइस चांसलर बना उसके बाद वहाँ पे काफ़ी जो कमियाँ थी उनको मैंने दुरुस्त कर दिया, सारे रिक्रूटमेंट्स कर दिए। फिर हम लोगों ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ, जैसे हमारे फार्माकोग्नोसी में डॉक्टर सईद अहमद हैं, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल बनाया और सबमिट किया और उसके बाद CCREM ने उस प्रोजेक्ट को फर्दर फॉरवर्ड किया उनके मेन कमेटी में और उन लोगों ने फैसला किया कि ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। सर अगर देखें तो हमदर्द हमेशा से बेहतर करता रहा है। जब भी रमज़ान आता है या मुल्क में आता है तो रूह अफ़ज़ा सब लोग पीते हैं, तो हमदर्द का ही प्रोडक्ट है। लेकिन कमी जो रहती थी कि यूनानी की जो दवाएं हैं उन पर रिसर्च नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके से लेबोरेटरी वगैरह होगी यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि यूनानी के रिसर्च में भारत सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। आयुष मिनिस्ट्री ने अपने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। उन्होंने गाज़ियाबाद में भी एक इंस्टीट्यूशन कायम किया है, उनके काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च हैं। और जामिया हमदर्द, क्योंकि सबसे आपको पता होगा कि 1935 में हकीम साहब ने सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी यूनानी स्टार्ट किया और हम लोग उस ज़माने में सिर्फ करोल बाग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द ही यूनानी एजुकेशन में। तो हमारा तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने यूनानी के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन अब हम लोग जो है यूनानी रिसर्च में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिसमें स्कूल ऑफ फार्मेसी जो है वो यूनानी में एजुकेशन फैकल्टी को सपोर्ट कर रही है। तो क्या कोई लेबोरेटरी आप लोग कायम करेंगे इसके लिए? हमारा बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी ऑलरेडी कायम है और अगर आप चाहें तो मैं आपको लेबोरेटरी भी दिखाता हूं और वो लेबोरेटरी वर्ल्ड क्लास है। शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है और कहना चाहिए कि बड़ी खुशखबरी है कि यूनानी के लिए जो पहचाना जाता था हमदर्द, वो यूनानी को और आगे लेकर जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की बड़ी ग्रांट हुकूमत की तरफ से दी गई है। जो रिसर्च का शोबा था अब वो यूनानी का और ज्यादा मजबूत होगा। दिलों की दवाएं हो या दूसरी जो तमाम दवाएं हो, हम जो हमेशा रूह अफ़ज़ा पीते हैं वो तमाम चीजें हो अब और बेहतर होने जा रही हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दवाएं हो, हम जो हमेशा रूह अफ़ज़ा पीते हैं वो तमाम चीजें हो अब और बेहतर होने जा रही हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। "16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में आज भी जबलपुर हाईकोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका। 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में 55 अर्जियां दायर की गई हैं, लेकिन समाज शुरू होने से कबल ही जस्टिस पुष्पेंद्र कौर के जरिए खुद को ओबीसी रिजर्वेशन मामले के समाज से अलग करने के सबब चीफ जस्टिस को मामला दूसरी बेंच को रेफर करना पड़ा। सीजे के साथ नए बेंच 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में अब 4 अप्रैल को समाअत करेगी। कांग्रेस ने कोई तैयारी के साथ ये आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना तैयारी के ये कोर्ट में गए थे। वहाँ शासन से किया था, जिसमें कोर्ट ने स्टे किया, और कोर्ट में जब स्टे हुआ तब इनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको। मुल्क के ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो बैरून मुल्क जाकर अपने ख्वाबों की तकमील करना चाहते हैं, लेकिन इनके ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं जब इन्हें एजेंट के जरिए सब वक्त दिखाया जाता है और जब ये लोग कम इल्मी के सबब अपना वीज़ा किसी को दिखाए बगैर बैरून मुल्क के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। भोपाल के उमैर अंसारी भी एजेंट की धोखाधड़ी का दोहा कतर में शिकार हो गए। उमैर अंसारी के साथ जो माहिदा किया गया था वो कुछ और था, और जब वो दोहा कतर पहुंचे तो उनसे दूसरा काम लिया गया। उन्होंने जब हिंदुस्तान वापस जाने की बात कही तो उनसे लाख रुपए का मुतालबा किया गया। भोपाल के समाजी कारकुन सैयद आबिद हुसैन को जब ये पूरा मामला मालूम हुआ तो उन्होंने वज़ारत खारजा और दोहा कतर में हिंदुस्तानी एम्बेसी से रब्ता करके उमैर अंसारी को वतन वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। और आखिर में नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़ेड पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत के अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़े कुछ खास खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट लीगलाइज करने का बिल साइन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जो कानूनी तौर पर देश में क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए रास्ते खोलता है। वर्चुअल एसेट्स पर इस बिल को पहले यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था। पिछले महीने यूक्रेन की लेजिस्लेचर ने बिल पर विचार किया और उसे पारित किया। जेलेंस्की के हस्ताक्षर के साथ बिल अब कानून बन गया है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है।
वेबसाइट में 13 अलग अलग करेंसीज को लिस्ट किया गया है जिन्हें और जिनके दिए डोनेशंस को देश स्वीकार करता है। मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए ये डोनेशन यूक्रेन के सशस्त्र बलों और यहां चल रहे मानवीय प्रयासों को मिल रही है। क्वाइनॉक्स और का दुनिया का पहला नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी NFTI ब्लॉकचेन ड्रिवन सॉल्यूशंस देने वाली एक टर्की बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी क्वाइनॉक्स ने दुबई में एबिक्स समिट के दौरान दुनिया के पहले नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी NFT ऑक्सट्राइब को दुनिया के सामने पेश किया। क्वाइनॉक्स के CEO और संस्थापक कैन अजीजोग्लू ने कहा कि ऑक्सट्राइब के साथ दुनिया का पहला डिजिटल और फिजिकल सोशल क्लब के NFT कलेक्शंस के साथ हम ब्लॉकचेन के जरिए दुनिया के लिए खुल रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए ऑक्सट्राइब क्वाइनॉक्स द्वारा बनाए गए जायंट इकोसिस्टम का एक खास हिस्सा है। एजीजोग्लू ने कहा कि ऑक्सट्राइब NFT क्वाइनॉक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की गोल्डन की है। ऑक्स कनेक्ट हब के मुफ्त इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड पर ऑक्स कनेक्ट ने वर्चुअल इवेंट्स के टिकट, इसके कुछ फायदे हैं। ऑक्स कनेक्ट एक ऐसा ऐप है जहां कम्युनिटी के सदस्य सोशलाइज कर सकते हैं, इवेंट और बिजनेस नेटवर्क बना सकते हैं। सर्विसेज के लिए मुफ्त VIP एक्सेस के अलावा ऑक्सट्राइब NFT ऑनर्स के पास ऑक्स डेयो की एलीट मेंबरशिप और ऑक्स टोकन एयर ड्रॉप के फायदे भी होंगे। डेफी कैसे सबको कर रहा है एम्पावर? जिस तरह $3 ट्रिलियन के डिजिटल एसेट्स क्लास के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उदय ने ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में उत्साह के साथ साथ आक्रोश को भी जन्म दिया है, उसी तरह टेक्नोलॉजी पावर्ड फाइनेंशियल इनोवेशंस की अगली लहर चिंता और उत्साह का मिश्रण है। इसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi कहा जाता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को इंटरमीडियरीज को हटाकर खुद सीधे लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट तक पहुंचने की सुविधा देता है। डेफी उन लोगों के लिए फाइनेंशियल रिच को आसान बनाता है जिनके लिए इकोनॉमिक मोबिलिटी पहले मुश्किल थी। डेफी बाजार $200 अरब के शिखर पर पहुंच गया है और इसके $800 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वेल रेगुलेटेड डेफी जोखिम को कम करने की क्षमता रखता है। इसे पब्लिक ब्लॉकचेन की सुपर पावर ही कहेंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी शामिल हैं। ट्रस्टेड डिजिटल मनी और सॉफ्टवेयर पावर्ड कैपिटल मार्केट्स की बदौलत अब ये मॉडर्न इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। क्रिप्टो से जुड़े खबरों और जानकारियों के लिए अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।